हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में। और हमारा जो लेक्चर चल रहा था वो चल रहा था अकबर के बारे में, और अकबर के युद्ध अभियानों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें कि हम हल्दी घाटी के युद्ध को पढ़ रहे थे। और हल्दी घाटी के युद्ध में हमने ये जाना कि ये युद्ध क्या रहा, अनिर्णय रहा, अनिर्णायक रहा। इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला, क्योंकि जो अकबर चाहता था वो उसे नहीं मिला और जो प्रताप चाहता था वो उसे नहीं मिला। तो यानी कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो क्या रहता है, अनिर्णायक रहता है, कोई उसका हल नहीं निकलता, उद्देश्य नहीं निकलता। ठीक है, तो इसलिए हल्दी घाटी के युद्ध को हमने पिछली वीडियो में पूरा रीड कर लिया था, पढ़ लिया था। आज हम इससे आगे बढ़ते हैं, लेकिन हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो आपने पढ़ लिया। मैंने आपको बताया था कि जो 4 शिष्टमंडल हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो उन 4 शिष्टमंडलों को हमने कल नहीं लिया था, लेकिन आज ले रहे हैं, तो उनको आपको ध्यान से देखना है। अकबर के द्वारा प्रताप को मनाने के लिए, के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे गए। 4 शिष्टमंडल भेजे गए। तो मैं किन 4 शिष्टमंडलों के बारे में बात कर रहा हूं, तो उनके नाम मैं अभी बोर्ड पर लिखने वाला हूं। ठीक है, तो आप लोगों को देखना है। देखिए, मैंने क्या लिखा, JMBT। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब देखिए, J फॉर जलाल खां। J फॉर जलाल खां। कब आया था जलाल खां? तो जलाल खां आया था नवंबर 1572 को। ठीक है, नवंबर 1572 को जलाल खां आता है। M फॉर मानसिंह, M फॉर मानसिंह। और मानसिंह कब आया था? तो ये जून 1573 को प्रताप के पास आया था। इसके बाद B फॉर भगवान दास, ये कब आया था? तो ये भी जून 1573 को आया। और T फॉर टोडरमल, ये कब आया? ये नवंबर 1573 को आया। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया इनके मिलने का जो क्रम है, संपर्क करने का जो क्रम है, शिष्टमंडल का जो क्रम है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। JMBT, जलाल खां, मानसिंह, भगवान दास और टोडरमल। ठीक है, ऑल इज क्लियर। चलिए, तो ये शिष्टमंडल होते हैं जो प्रताप को मनाने आते हैं, लेकिन उसका कोई भी प्रयास जो है वो सार्थक नहीं होता, सफल नहीं होता, क्योंकि प्रताप मानने वालों में से नहीं था। तो ये आपको बिल्कुल क्रम से क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, देखिए, इसको हम मिटाते हैं और इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होता है। ठीक है, देखिए, अब इसके द्वारा अकबर जो है वो चुपचाप तो नहीं बैठता, क्योंकि उसको प्रताप को परास्त करना था। और इसी क्रम में उसके द्वारा अगला जो अभियान है वो किसके नेतृत्व में किया जाता है? तो आप लोगों को याद रखना है, 13 अक्टूबर 1576 को अकबर जो है स्वयं गोविंद आया। ठीक है, 13 अक्टूबर 1576 की मैं बात कर रहा हूं। 13 अक्टूबर 1576 को अकबर
स्वयं गोगुंद आया। स्वयं कहां पे आता है? गोगुंद आता है। और इसके द्वारा शहनवाज खां को भेजा जाता है प्रताप को पकड़ने के लिए। शहनवाज खां को पकड़ने की जो जिम्मेदारी है वो दी जाती है। ठीक है, शहनवाज खां को प्रताप को पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो अकबर कहाँ था? गोगुंदा में था। उसने कहा कि ऐसा करो, आप सेना लेके जाइए और उसको पकड़ के लाइए। ठीक है, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली और अक्टूबर 1576 में अकबर ने क्या किया? इसके विरुद्ध दोबारा से प्रयास किया। कहां की ओर? जालौर की ओर। जालौर की ओर प्रस्थान किया, क्योंकि प्रताप वहां से जा चुका था। उसको पहले ही सूचना मिल गई थी कि इस क्षेत्र में अकबर आने वाला है। इसलिए वो कहां चला जाता है? जालौर की ओर चला जाता है और उसी के पीछे ये लोग भी चले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। 1577 में अकबर ने मेवाड़ के विरुद्ध भगवान दास थे, कब की बात कर रहा हूं मैं? 1577 में भगवान दास, मानसिंह और किसको? शहनवाज, इन 3 लोगों को नियुक्त करता है। 1577 में भगवान दास, मानसिंह, शहनवाज को मेवाड़ पर नियुक्त किया गया। ठीक है, समझ आई बात? किस किस को नियुक्त किया जाता है? भगवान दास, मानसिंह, शहनवाज खां, 3 लोगों को नियुक्त किया जाता है कि तुम्हें कुछ भी करना है और प्रताप को पकड़ना है, क्योंकि मानसिंह भुगतभोगी था हल्दी घाटी के युद्ध में। उसे पता था कि अगर इस बार नहीं पकड़ा गया तो अकबर दरबार में घुसने नहीं देगा। तो 1577 में इन 3 लोगों को नियुक्त किया जाता है, लेकिन इनको भी सफलता हाथ नहीं लगती। तो लिखना है ये प्रयास भी असफल रहा, ये प्रयास भी असफल रहा। ठीक है, तो ये प्रयास भी क्या रहता है? इनका असफल रहता है। ये लोग नहीं पकड़ पाते प्रताप को। समझ में आई आप लोगों को बात? इसके बाद अकबर प्रयास करना छोड़ देता है कि बोला कोई मतलब नहीं, और वो उलझ जाता है उत्तर भारत के युद्ध अभियानों में। ठीक है, तो इन तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। इसके अलावा जो प्रताप है, इनको छापामार युद्ध पद्धति के द्वारा वहां से बाद में भगा देता है। कौन सी पद्धति? छापामार युद्ध पद्धति। छापामार युद्ध पद्धति के द्वारा उनको वहां से भगा देता है। ठीक है, छापामार युद्ध पद्धति के द्वारा भगा देता है। छापामार युद्ध पद्धति होती क्या है? तो छापामार युद्ध पद्धति का मतलब होता है कि एक साथ बिना सूचना के, बिना बताए आक्रमण कर देना और कुछ आक्रमण करके फिर वापस चले जाना। ठीक है, उसको लड़ाई में तब्दील नहीं करना। जैसे उदाहरण दूँ, आप लोग जा रहे हो रास्ते में, कोई आया 5-7 थप्पड़ दिए और वो भाग गया। ठीक है, तो इस प्रकार की पद्धति को छापामार युद्ध पद्धति की श्रेणी में शामिल किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या हुआ। देखिए चलिए
अब देखते हैं कि ये सब कुछ हो जाने के बाद भी जब ये हाथ नहीं आता है तो कुछ नहीं, बाद में ये पुनः अधिकार कर लेता है। तो अकबर की हम नीतियों के बारे में बात करना चाहते हैं। अकबर की नीतियां, किसके बारे में, नीतियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो राजपूतों के प्रति अकबर की क्या नीतियां रही थी। देखो मैं बोल रहा हूं वो समझ लो। तो अकबर की नीतियां जो रहती हैं उसमें यह प्रावधान होता है कि ये वैवाहिक संबंधों का सहारा लेता है, ये मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहता है। ये नहीं चाहता था कि इतने बड़े क्षेत्र के साथ हमारा क्या हो, युद्ध हो। इसलिए इसके द्वारा वैवाहिक संबंधों की शरण ली गई, सहारा लिया गया। तो वैवाहिक संबंधों के द्वारा, वैवाहिक संबंधों के द्वारा राजपूतों को साधने का प्रयास किया गया। साधने का मतलब होता है उस रिलेशनशिप को निभाने का, साधने का प्रयास किया गया। ठीक है, समझ आई बात। तो आपको याद रखना है कि अकबर की नीतियों में राजपूतों के प्रति जो नीतियां रहीं वो किस प्रकार की नीतियां रहती हैं। इसके अलावा इसने क्या किया, इन लोगों को उन क्षेत्रों में नियुक्त कर दिया जहां संघर्ष की स्थिति अन्य राजपूतों के प्रति ज्यादा थी, खास करके मानसिंह के बारे में। ठीक, मानसिंह, भगवान दास जैसे लोगों को मुगल दरबार में सम्मान दिया। तो ऐसे लोगों को क्या करता है, ये मुगल दरबार में नियुक्त करता है और उनको सम्मान देता है। ठीक है, समझ आई बात। चलिए इसको रफ करते हैं और आगे देखते हैं। अब देखिए, इसके मैं गुजरात विजय अभियान के बारे में बात करूं। गुजरात विजय अभियान, तो कब किया था इसने गुजरात का विजय अभियान? 72। कब? 1572 में इसके द्वारा गुजरात पर सफलतापूर्वक विजय अभियान किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है? क्योंकि उस समय जो गुजरात के शासक थे वो उस समय, और वहाँ के जो पुर्तगाली उस क्षेत्र में रहते थे, वो लोग क्या करते थे, हज पे जाने वाले जो यात्री थे उनको लूटते थे। उसमें कौन कौन शामिल थे? तो उस समय वहाँ के तत्कालीन जो राजा होते हैं मुजफ्फर तृतीय, ठीक है, वो उस समय वहाँ के समकालीन शासक थे और पुर्तगाली जो थे वहाँ उस समय हज पर जाने वाले यात्रियों को परेशान करते थे। तो ये उस समय आक्रमण का एक मूल कारण माना जाता है। तो शासक की बात करूं मैं, मुजफ्फर थर्ड। अगर कारण की बात करूं तो हज जाने वाले यात्रियों को परेशान करना। एक पॉइंट ये भी जोड़ना है आप लोगों को कि अकबर ने सबसे पहले जो समुद्र देखा वो यहीं देखा। ठीक है, तो सबसे पहले समुद्र को कहाँ देखा? यहीं देखा। बहुत सारे शासक कहते थे जिन्होंने समुद्र को ही नहीं देखा था। ठीक है, भारत की बहुत सारी जनता ऐसी है और आप में
से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने जीवन में साक्षात मतलब टीवी न्यूज़ फोटो की तो बात छोड़िए, रियली में समुद्र नहीं देखा होगा। ठीक है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग होंगे जिन्होंने देख लिया है, तो उसका मज़ा आता है। ठीक है, समुद्र श्याम के किनारे जो ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं उनमें मज़ा होता है, और ख़ासकर उसमें फिर कूद जाओ, ठीक है, तो उसका भी मज़ा कुछ खास होता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग आत्महत्या करने के लिए कूदो, नहीं, एंजॉय करने के लिए, और उसकी जो लहरें होती है फिर वो आपको समुद्र के अंदर खींच के ले जाएं, फिर उनसे बच के बाहर आना, उसका मज़ा कुछ और ही होता है। चलिए, अपने शैतानी दिमाग में ऐसा विचार मत लाना, वरना जो नाम है वो गुम जाएगा और कोई समुद्र में गया था ऐसा फिर पढ़ाना पड़ेगा। चलिए, तो अकबर ने समुद्र को सबसे पहले क्या है यहीं पर देखा था, मैंने लॉजिक बता दिया, आक्रमण का कारण बता दिया, वहाँ का शासक कौन था ये बता दिया, और क्या जानना है आप लोगों को। तो गुजरात को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया, गुजरात को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। ठीक है, तो गुजरात को स्वाभाविक है, जीता है तो अपने साम्राज्य का हिस्सा उसको बनाएंगे ही। अब देखो, गुजरात विजय करने के बाद मुजफ्फरगढ़ से शासन व्यवस्था छीनने के बाद क्या किया जाता है, इनके द्वारा जो जिम्मेदारी है वो किसको सौंप दी जाती है, मिर्जा अजीज कोके को सौंप दी जाती है। मिर्जा अजीज कोका जो होता है उसको जिम्मेदारी दे दी जाती है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद इनका जो आक्रमण होता है वो बिहार और बंगाल पर होता है। किस पर आक्रमण होता है, बिहार बंगाल, बिहार बंगाल पर आक्रमण। कब होता है आक्रमण, 1576 में, 1576। समझ आई बात। तो किस पर आक्रमण किया जाता है, बंगाल पर आक्रमण किया जाता है, बिहार पर आक्रमण किया जाता है, और इस आक्रमण को दक्षिणी भारत के अभियानों में शामिल किया जाता है। ठीक है, दक्षिणी भारत के अभियान। देखिए, अब मैं बात कर रहा हूं दक्षिणी भारत के अभियानों के बारे में, तो ये बताइए कि दक्षिणी भारत के अभियानों के समय यहां पर क्या ये स्वयं गया था। ठीक है, तो उस समय यहां का शासक कौन था, दाऊद खां था। किसको युद्ध में हराया, दाऊद खां को युद्ध में हराया, परास्त किया और इस पर अधिकार कर लिया, अधिकार कर लिया। समझ में आई बात। किसको हराया था, तो दाऊद खां को हराया था। दाऊद खां को पहचानने के बाद ये जो हिस्सा है उस पर क्या हो जाता है, कब्जा हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहां शीघ्र ही क्या हो जाता है, विद्रोह हो जाता है, लेकिन बाद में उस विद्रोह को दबा दिया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा दबा दिया जाता है, टोडरमल के द्वारा, टोडरमल के द्वारा विद्रोह को दबा दिया जाता है। इस विद्रोह को दबाने में एक और व्यक्ति शामिल था और उसका नाम है अजीज कोका। ठीक है, कौन शामिल है, अजीज कोका शामिल था, जो कि टोडरमल के साथ दक्षिणी भारत के अभियानों में साथ रहा था। तो बिहार बंगाल पर आक्रमण 1576 दक्षिणी भारत के अभियानों में शामिल किया जाता है। किसको परास्त किया था, दाऊद खां को परास्त किया था। इस पर अधिकार कर लिया था। विद्रोह को दबाने में किन किन की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, तो दो व्यक्ति थे, टोडरमल और अजीत कोका। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं काबुल अभियान की। काबुल अभियान की बात करते हैं। काबुल अभियान, काबुल अभियान से मेरे को एक बात याद आ रही है। एक काबुल अंग्रेजी के अंदर एक कोई पार्ट था, तो उसमें एक काबुल का एक व्यापारी था। ठीक है, बहुत साल पहले हमने पढ़ा था,
तो वो भारत आता है कुछ सॉल बेचने, ठीक है, या कुछ किशमिश या कुछ ऐसा चीज़ बेचने आता था, ठीक है। तो उसकी एक बेटी होती है, लेकिन वो यहाँ बहुत साल रहता है, तो वो एक यहाँ पे एक छोटी लड़की को देखता है, उसे अपनी बेटी मानता है, और उसकी बढ़ती हुई उम्र से वो सोचता है कि मेरी बेटी भी अब इतनी बड़ी हो गई होगी, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था, लेकिन कब पढ़ा था इतना मुझे याद नहीं, शायद छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, पता नहीं कब पढ़ा। आप लोगों को याद होगा अगर तुमने भी ये इंग्लिश में पढ़ा हो, जब आप लोग उस समय 12th क्लास या 11th 10th 9th या 8th जब भी आपने पढ़ा हो। लेकिन हमने इसके काबुल के बारे में एक इंग्लिश में एक लेसन था पूरा का पूरा, वो हमने पढ़ा था, ठीक है। अब क्या था कैसे था इतना नहीं, लेकिन मुझे जैसे काबुल अभियान की बात याद आई तो वो उस समय का वो लेक्चर याद आ गया, ठीक है। तो काबुल अभियान की बात करते हैं। तो काबुल अभियान कब हुआ था? 1581 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? शहजादा मुराद के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। 1581 में हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये अभियान शहजादा मुराद के नेतृत्व में। अब शहजादा मुराद के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि परेशानी क्या आ गई थी कि इन्हें काबुल पर अभियान आक्रमण करना पड़ा, ठीक है। लेकिन आक्रमण इसलिए किया गया कि यहां का जो शासक था उस समय हमीद, ये क्या कर रहा था? विद्रोह कर रहा था। ट्रांसएक्सियाना के शासक उस समय होते हैं। ट्रांसएक्सियाना का क्षेत्र होता है जो रूस से नीचे का क्षेत्र होता है, और भारत के जब ईरान वाले क्षेत्र में जाते हैं तो उसके मध्य का जो क्षेत्र होता है वो ट्रांस आसियाना वाला क्षेत्र होता है। और उस समय वहाँ के शासक कौन थे? अब्दुल्ला खान शासक थे, उसका नाम आगे आ जाएगा इस लेक्चर में, ठीक है। तो हमीद को परास्त किया गया। समझ में आई बात? किसको परास्त किया जाता है? हमीद को परास्त किया जाता है। काबुल पर अधिकार कर लिया जाता है, ठीक है, अधिकार कर लिया जाता है। इसके अलावा अकबर का सबसे संकट में युद्ध अभियान माना जाता है इसको, ठीक है। अकबर का सबसे संकट में युद्ध अभियान माना जाता है। समझ में आई बात? तो ये जो लेक्चर है इनको सुनने के बाद किताब को भी पढ़ लिया करो एक बार, ठीक है, क्योंकि किताब होती है, ठीक, और किताब से ही सब कुछ चीज़ें जानकारी की मिलती हैं। इसके अलावा इंटरनेट का भी कुछ सहारा ले लिया करो। कोई स्टोरी पढ़ने बैठ गए, अफगानिस्तान काबुल अभियान, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक लेक्चर की भूमिका अदा करेगा, वो समझाने के लिए होता है। लेकिन फैक्ट और थ्योरी जो है वो किताबों से ही ज़्यादा पढ़ी जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। आप लोग सोचोगे साहब लेक्चर के भरोसे, हाँ लेक्चर के भरोसे बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेक्चर के भरोसे आप पास हो जाओगे, लेक्चर के भरोसे अच्छा खासा स्कोर भी खड़ा कर लोगे, लेक्चर के भरोसे आप नेक्स्ट क्लास में भी चले जाओगे। लेकिन ज़्यादा नॉलेज, एडवांस नॉलेज, कुछ ज़्यादा मतलब पूरा विस्तृत, तो वो किताब दे सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए किताब भी पढ़ा करो लेक्चर के बाद, और जो छोटे मोटे क्वेश्चन वहाँ से निकलते हैं उनको गूगल के माध्यम से सर्च किया करो, ढूंढा करो। जब वो ना मिलें तब मुझे सेंड किया करो, ठीक है। तो उससे क्या है, इतिहास के प्रति ज़्यादा पढ़ने का उसे मौका मिलेगा, समझ विकसित होगी। समझ कब विकसित होती है? जब उसको ज़्यादा बार पढ़ा जाता है। किताब को एक दो बार पढ़ लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको बार बार पढ़ो, ठीक है, रिवाइज करते रहो, कंटिन्यू करते रहो। ऐसे तो कितना आसान होता कि हम लोग एक दो बार किताबें पढ़ते उसके बाद रख देते उनको, नहीं, इनको प्रतिवर्ष हमको भी पढ़ना पड़ता है। तुम लोग एक बार पढ़ते हो तो 2-3 बार हमको भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए बुक का सहारा लेना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी से जो समझ है वो विकसित हो जाएगी तो वो आगे काम आएगी, ठीक है। क्योंकि स्टोरी का याद होना बेहद ज़रूरी है इतिहास के परिदृश्य से, क्योंकि इतिहास एक इजी सब्जेक्ट नहीं है। ये लोगों को आपको भरोसा हो गया कि इतने सारे राजा, इतनी सारी कहानियाँ, इतने सारे युद्ध, इतने सारे लेखक, इतने सारे राइटर, इतना समय अतीत है, तो किताब का सहारा जरूर लिया करो। तो काबुल अभियान 1581 शहजादा मुराद के नेतृत्व में हमीद को क्या किया जाता है? परास्त किया जाता है।
समझ में आई बात? चलिए देखिए आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है, ठीक है, और क्यों महत्वपूर्ण है काबुल अभियान। काबुल अभियान के लौटते समय ये लोग किस पर आक्रमण करते हैं? तो ये कश्मीर पर आक्रमण करते हैं। कश्मीर के आक्रमण का सीधा सा मतलब है कश्मीर को भारत में, भारत का मतलब नहीं, अपने साम्राज्य में शामिल कर लेना, ठीक है। तो कश्मीर आक्रमण 85-86, 2 डेट आपको याद रखनी है। कश्मीर आक्रमण या अभियान 1585 और 1586। पहला जो है वो कासिम के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है, कासिम और भगवान दास। इसमें क्या होता है, इसमें संधि कर ली जाती है। क्या कर ली जाती है? संधि कर ली जाती है, लेकिन पूर्ण रूप से उस संधि का पालन नहीं किया जाता है। उसके बाद फिर वापस से 1586 में कासिम को भेजा जाता है और इस बार कश्मीर को पूरी तरीके से मिला लिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये छोटी सी थ्योरी थी, आप लोगों ने समझ ली होगी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद 2 और हैं, एक है आपका उड़ीसा जो 1500 उड़ीसा, और एक है कांधार। इन दोनों को भी याद रखना है आपको, उड़ीसा और कांधार। तो उड़ीसा जो है उसको शामिल कर लिया था 1592 में, 1592 में, और इसको शामिल कर लिया गया था 1558 में। तो उड़ीसा और कांधार को भी क्या रखना है, याद रखना है। छोटे थे कोई मतलब नहीं, लेकिन साम्राज्य के हिस्सा थे। तो ये दोनों डेटें भी आप लोगों को लिख लेनी है। चलिए ठीक है। अब देखिए मैं अगले आक्रमण के बारे में बात करूं तो खानदेश के बारे में बात करूंगा, ठीक है। खानदेश कहाँ पड़ता है? नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में। जैसे आप लोग महाराष्ट्र से आगे जाओगे, उससे आगे का क्षेत्र आप लोगों को ये वाली स्थिति मिल जाएगी। नर्मदा और ताप्ती का जो मध्य का क्षेत्र था उस समय खानदेश के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब देखिए खानदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका जो उस समय संस्थापक था वो मलिक राजा था। कौन था? मलिक राजा। मैं किसकी बात कर रहा हूं? संस्थापक की बात कर रहा हूं। कब? 1399 ईस्वी में क्या की जाती है? इसकी स्थापना की जाती है। ये क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि जब आप लोग महाराष्ट्र से आगे की तरफ जाओगे तो ये क्षेत्र उस समय काफ़ी विकासशील था, उस पर जो आर्थिक संसाधन थे उसकी दृष्टि से भी ये काफ़ी संपन्न था। इसलिए खानदेश की बढ़ती हुई सामरिक महत्व है उस समय मुगलों को ललचा रहा था, ठीक है। और ये दक्षिण का प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना गया, तो इसलिए अकबर के लिए इसे जीतना क्या हो गया? काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया। और यहाँ का उस समय शासक था अली रजा। कौन शासक होता है? तो उस समय यहाँ का जो शासक होता है वो होता है अली रजा। अली रजा क्या करता है? इसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है, ठीक है। अली रजा अधीनता स्वीकार कर लेता है। अधीनता स्वीकार कर लेता है। ये समकालीन था। ये मलिक राजा जो था उसने इसकी स्थापना की थी, और जो अली रजा था ये इसके समकालीन का मतलब होता है उस शासक के समय का शासक। समझ में आई बात? तो खानदेश नर्मदा और ताप्ती नदियों के संगम पर स्थित है। यहाँ के जो स्थापना हो मलिक रजा ने की थी। कब की? 1399 में की थी, ठीक है। और अली रजा ने इसकी क्या कर ली? अधीनता स्वीकार कर ली। समझ में आई बात आप लोगों को?
चलिए अब मैं इसको मिटा के इसकी धार्मिक जो नीति है उसके बारे में चर्चा कर लेता हूँ कि अकबर की जो धार्मिक नीति है वो किस प्रकार की थी। तो अकबर की जो धार्मिक नीति है वो एक प्रकार से ऐसी नीति इसके द्वारा अपनाई जाती है जिसमें सभी धर्म के लोगों को बराबर सम्मान प्रदान किया जा सकता था। ठीक है, आप लोग सोचोगे कि कैसे सम्मान बराबर प्रदान किया जा सकता था। एक ऐसा शुरू में जो अकबर है इसकी जो मानसिकता थी वो भी संकीर्ण थी और ये अन्य शासकों की तरह अपने धर्म के प्रति क्या आस्थावान था। लेकिन जैसे जैसे ये अन्य धर्म के लोगों के संपर्क में आता है, जैसे जैसे इसने अन्य धर्म के गुणों को भी जाना कि भाई सभी जो धर्म है वो अच्छे हैं, कोई भी धर्म किसी प्रकार से बुरा नहीं है। उनके धर्मगुरुओं से इसके द्वारा मुलाकात की गई तो इसको लगा कि नहीं, कुछ ऐसा होना चाहिए कि सभी लोगों को समानता हो, सभी लोग धर्मों के बारे में बहस कर सकें। दूसरा बात यह था कि जब ये फतेहपुर सीकरी में था उस समय, तो उस समय वहाँ के जो धर्मगुरु थे वो आपस में लड़ाई झगड़े करते थे एक दूसरे से बैठे बैठे। ठीक है, और जब उनको गुस्सा आता तो वो गालियाँ भी देते थे एक दूसरे को। तो अकबर सोचता था यार इतने बड़े धर्मगुरु हो गए, पूरी इन्होंने कुरान पढ़ डाली, सब कुछ ग्रंथ ज्ञान लोगों को देते हैं, लेकिन जब इनको क्रोध आता है तो ये लोग गालियाँ देते हैं एक दूसरे को। तो सोचा नहीं, ठीक है, कोई भी धर्म किसी को पवित्र नहीं कर सकता, वो इंसान का व्यवहार होता है। आप लोग देखते हो ना, बहुत सारे बाबा जी होते हैं पूरे दिन रामायण महाभारत, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई मौलवी है, कोई कुछ पढ़ रहा है, धार्मिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी बलात्कार कर देते हैं किसी का, फिर भी रेप कर देते हैं किसी का, चोरी करते पकड़े जाते हैं, बहुत सारे मर्डर कर देते हैं। तो क्या जो धर्म ग्रंथ हैं वो सब कुछ करने से रोकते हैं? नहीं, ये मानसिकता है। ठीक है, कितना भी पढ़ लो तुम लोग, अगर मानसिकता अगर सही नहीं है तो तुम वो सारी चीज़ें बेकार हैं। आसाराम जी को देखिए, आराम से जेल में मस्त हैं इस समय। ठीक है, बाबा राम रहीम को देखिए, डेली दिन में गीता पढ़ते थे, बहुत सारे मौलवी हुए। ठीक है, कोई भी धर्म ग्रंथ बुरा नहीं होता और ना ही कोई व्यक्ति बुरा होता है। उसकी मानसिकता कैसी है, वो उसकी मानसिकता ऐसी बन गई तो फिर वो भले कुछ भी पढ़ ले, कुछ भी कर ले, उसकी मानसिकता नहीं बदलेगी। ठीक है, तो अपनी जो मानसिकता है अगर वो सही है तो तुम्हें किसी भी चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर तुम्हारी मानसिकता सही है तो कोई भी धर्म, कितने भी धर्म हो, वो धर्म ग्रंथ सिर्फ ज्ञान दे सकते हैं, वो बता सकते हैं, आचरण का तरीका बता सकते हैं, लेकिन उनको फॉलो आम जनता को करना पड़ता है। ठीक है, तो सेम यही बात किस पर लागू होती है? अकबर पर लागू होती है। अकबर के द्वारा इस धार्मिक स्थिति को समझने के लिए एक चीज का निर्माण किया जाता है, इबादत खाना। कब निर्माण किया गया? जनवरी 75 में। ठीक है, इबादत खाना, इबादत खाना। अब इबादत खाना से ये मत समझना कि कुछ रोटी पानी खाने की व्यवस्था होगी, नहीं, इसको बोलते थे पूजा घर। बोलते नहीं, हिंदी में बता रहा हूँ। ठीक है, जनवरी 1575 स्थापना की समय, स्थापना की डेट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या था, सभी धर्मों के धर्मगुरु शामिल होते थे, केवल एक को छोड़कर बौद्ध धर्मगुरु यहाँ पर कभी नहीं आए। ठीक है, जैन आए थे, हिंदू आए थे, मुस्लिम तो ऑलरेडी वहाँ पर थे ही। इसके अलावा पारसी आए थे, पुर्तगाली भी आए थे। तो बहुत सारे धर्मों के धर्मगुरु यहाँ क्या होते हैं, शामिल होते हैं, आपस में वार्तालाप होता है, धर्म के ऊपर विचार होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इस इबादत खाने की स्थापना का मूल मकसद यही था कि सर्वधर्म संसद, ठीक है, सभी धर्म के लोग कहाँ पे स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है, अकबर की यही लॉजिक था कि सभी धर्मों के लोगों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और जो चीज़ें हैं वो क्या होंगी, विकसित होंगी। ठीक है, मैं एक चीज़ बताना भूल गया आप लोगों को, अभी याद आई कि जो यूसुफजाई लोग थे, अफ़गान आक्रमण का विजय अभियान जो किया जाता है उसमें एक इंसान जाता है, वो था बीरबल। बीरबल को यूसुफजाई अफ़गान विजय अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो मैं ये बताना भूल गया, इसलिए मैंने अब मौखिक रूप से ये बात बता दी है कि यूसुफजाई अफ़गान विजय के लिए बीरबल को भेजा गया था
और वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी। वहाँ वो फंस गए थे उन दोनों के बीच में, उनको रास्ता नहीं मालूम था और वहाँ के लोगों ने पत्थर दे के बीरबल को मार डाला था। ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी में जो इबादत खाना है इसकी स्थापना की गई थी और शुरू में जो अकबर का जो व्यू था उसी के आधार पर इसकी स्थापना की गई ताकि सभी धर्मों के लोग क्या है इसमें शामिल हो सकें। ठीक है, इसको सर्व संसद नाम दिया गया। इसमें ईसाई, पारसी, हिंदू और इसमें पुर्तगाली भी आए थे, जैन भी आए थे आदि के धर्मगुरु इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं, वार्तालाप करते हैं, शस्त्राचार। अब देखो जैन जो थे, अकबर ने क्या किया था, जैनियों को बुलाया था। जैनियों में जो श्वेतांबर थे और जो दिगंबर थे उन दोनों में शस्त्रार्थ करवाया था, यानी कि बहस करवाई थी, ज्ञान के ऊपर, नॉलेज के ऊपर डिबेट करवाई थी। और बहुत शानदार ऐसी डिबेटें होती हैं कि आप लोग धर्म के बारे में बात करो। देखो धर्म के बारे में बात करने के लिए नॉलेज चाहिए और छोटी मोटी नॉलेज नहीं चाहिए, विस्तृत नॉलेज चाहिए उसके लिए, कि पुराणों के अध्ययन का ज्ञाता होना चाहिए और समझ होनी चाहिए, समझ के साथ संतोषी व्यक्ति में होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उस समय प्रयास किया था अकबर के द्वारा और अकबर को इसीलिए कुछ माना जाता है। इसको 1581 में बंद कर दिया गया। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ लोग आते थे और 1582 में क्या किया, पूर्णतः बंद कर दिया गया। तो दोनों डेट आपको याद रखनी है। 1581 में इसको बंद करने के आदेश दिए गए थे और 1582 में ये पूर्णतः बंद हो गया था। समझ में आ गई बात आप लोगों को कि कब इसको बंद करने के आदेश दिए गए? 1581 1582 में क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा वो इतना प्रभावित होता है इन सारी चीज़ों से कि उसने आदेश दिया था कि 6 माह से छोटा अगर कोई जानवर है तो उसकी हत्या ना की जाए। ठीक है, मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखना है आप लोगों को। इबादत खाने से प्रभावित हुआ था अकबर, धर्मगुरुओं से प्रभावित हुआ था अकबर, जैनियों से प्रभावित हुआ था अकबर। 6 माह से छोटे जानवर को ना मारा जाए, छोटे जानवर को ना मारा जाए। ठीक है, वो एक बच्चा होता है और बच्चे को कुछ पता नहीं होता, उसको क्या पता कितने लोग धर्म के हैं, एक जानवर को क्या मालूम। ठीक है, एक जानवर को क्या पता कौन हिंदू कौन मुसलमान, उसको क्या मतलब, उसको तो खाना पीना चाहिए, बस मस्त रहेगा वो। तो 6 माह से छोटे जानवर को ना मारा जाए। इसके अलावा वो पारसियों के जो अग्नि है, सूर्य है, इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था और उसने ये बात बोली थी अबुल फजल को कि तुम 24 घंटे दरबार में क्या रखोगे, अग्नि का जलन करोगे। तो 24 घंटे अग्नि जलाने की व्यवस्था की। चौबीस घंटे अग्नि जलाने की क्या की, दरबार में ये व्यवस्था कर दी कि 24 घंटे अग्नि जो है वो जलती रहनी चाहिए। ठीक है, 6 माह से छोटे जानवरों की हत्या ना की जाए। इसके अलावा जो पर्युषण पर्व होता है उस समय पर किसी जानवर को ना मारा जाए, ये भी आदेश दिया था। समझ आई बात? तो अकबर की जो विचारधारा थी वो कैसी थी, एक प्रकार से निष्पक्ष था धर्म के बारे में। ठीक है, देखिए अब मैं जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें और बचता है कि दीन इलाही के बारे में आप लोग सुनते हैं कि दीन इलाही की स्थापना इसके द्वारा की जाती है। ठीक है, तो दीन इलाही क्या था, एक धर्म था या कुछ और था, ये सारे प्रश्न आप लोगों के मन में आते होंगे। ठीक है, लेकिन दीन इलाही जो है वो एक धर्म नहीं होता। दीन इलाही जो है वो एक प्रकार से ऐसे लोगों का समूह इसके द्वारा निर्मित किया जाता है जिसमें सभी विचारधारा के लोग हों। ठीक है, इसमें सभी विचारधारा के लोग हों और इसकी संख्या कभी 20 से ज़्यादा पहुंची ही नहीं।
अकबर चाहता तो इसमें हज़ारों लोगों को शामिल कर सकता था, लेकिन उसके द्वारा नहीं किया गया। तो आप लोगों को लिख लेना है दीन इलाही की इसके द्वारा स्थापना की गई थी। ठीक है, इसका जो पुरोहित था उसको टोडरमल को नियुक्त किया गया था। इसमें ऐसे लोगों को शामिल किया गया जो स्वैच्छिक हों, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की गई थी। और इसकी जो शामिल होने की प्रक्रिया थी वो मैं आपको मौखिक बता देता हूँ कि जो इसमें शामिल होना चाहता था वो आदमी अकबर के पैर छूता था। अकबर उसको ऐसे करके खड़ा करता, अकबर उसको एक पगड़ी पहनाता था और उसको एक तलवार भेंट में देता था। उसका मतलब ये था कि तुम क्या है, अकबर के प्रति पूरे आस्थावान हो, अपने शासक के प्रति पूरे आस्थावान हो। उसमें कोई खास धर्म, कोई देवता, कोई मूर्ति या फिर कोई भजन कीर्तन का उल्लेख नहीं था, केवल इतना था। ठीक है, तो दीन इलाही एक धर्म नहीं था, वो एक ऐसे संप्रदाय था जहाँ पे हर कोई व्यक्ति उसमें शामिल हो सकता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, तो आप इसको जरूर और नोट कर लेना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम अकबर के नवरत्नों के बारे में। ठीक है, अकबर के नवरत्न जो हैं उनके नाम काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो जानने योग्य हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं नवरत्नों के बारे में, नवरत्न, तो नवरत्नों में देखिए अकबर के नवरत्नों, तो पहला आता है बीरबल। किसका नाम आता है? बीरबल का नाम आता है। और बीरबल के बाद जो दूसरा नाम आता है वो आता है फैजी का। किसका नाम आता है? फैजी का नाम आता है। फैजी के बारे में आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा। ठीक है, ये अनुवाद विभाग का था, राजकवि था। इसके बाद आता है तानसेन। कौन आता है? तानसेन आता है। संगीत का प्रेमी था, संगीत का ज्ञाता था, संगीत के मामले में इतना था कि अगर आप इसका एक बार संगीत सुनोगे तो मोहमुग्ध हो जाओगे। ठीक है, इसके अलावा तानसेन के द्वारा जो बीड़ा है उसका क्या किया गया था? आविष्कारक माना जाता है इसको, खोजकर्ता माना जाता है इसको। ठीक है, चौथा जो माना जाता है नवरत्नों में वो है मानसिंह। मानसिंह के बारे में आप सभी जान गए, हल्दी घाटी के युद्ध में कौन था? मानसिंह था। तो मानसिंह के बारे में आप लोगों ने जान दी। इनको किसको क्या उपाधि दी गई थी? इसको फरजंद की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी? फरजंद की उपाधि दी गई थी। फरजंद की उपाधि का मतलब क्या होता है? पुत्र होता है। ठीक है, मिर्जा और फरजंद की उपाधि इसके लिए दी गई थी। अगला जो होता है वो कौन था? अब्दुल खाने खाना था। इसका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, अब्दुल रहीम खान एक खाना, ये हो गया। अब्दुल रहीम खाना खाने के बारे में मैं अगर बात करूं तो इसकी उपाधि जो होती है तो इसको अपने युग का भोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? भोज। ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, आप लोगों को लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला जो है सब जानते हैं टोडरमल। टोडरमल राजस्व विभाग का अधिकारी था ये अकबर का। ठीक है, पूरा राजस्व विभाग को यही संभालता था। अगला जो था मुल्ला दो प्याजा। कौन? मुल्ला दो प्याजा। बचपन में जब इसका नाम हम लोग सुनते थे बोलते थे ये कौन होगा मुल्ला दो प्याजा। इसके बाद अबुल फजल। इसके बाद राइटर हैं बड़े फेमस अबुल फजल। और अंतिम और जो लास्ट हैं वो हैं हकीम हुकाम। ठीक है, हकीम हुकाम, यहां तक दिख रहा है ना, नीचे तक, यहां तक हकीम हुकाम। ठीक है, तो ये अकबर के कौन होते हैं? नवरत्न होते हैं। ये मत सोचना हकीम हुकाम कौन था, ये रसोईया था, रोटी वोटी बनाने वाला था, बहुत मस्त बनाता था। ठीक है, हो गया, नवरत्न हो गए। और वीडियो भी कुछ ज़्यादा हो गया। ठीक है, आप लोगों का डाटा शायद नहीं बचता होगा इतना। तो ये इसके नवरत्न थे। अकबर के जो बेसिक जानकारी थी उसके बारे में हमने चर्चा की। ठीक है, क्योंकि अकबर के बारे में आप लोग ज़्यादा पढ़ोगे तो काफ़ी पढ़ सकते हो। तो बीरबल, फैजी, तानसेन, मानसिंह, अब्दुल रहीम, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल और हकीम हुकाम। ठीक है, तो ये इसके नवरत्न होते हैं।
तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।